हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में, इस सिंगल वीडियो में आपको राजस्थान एकीकरण पूरा कंप्लीट करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन गारंटीड अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको ना ही तो कोई इस चैप्टर से रिलेटेड किताबें खंगालने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत अच्छे खासे तरीके से हमने डीपली इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, ठीक है। वीडियो में हमने बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं, ट्रिक्स का प्रयोग किया है, फ्लो चार्ट का प्रयोग किया है। वीडियो में जो थ्योरी है इस राजस्थान एकीकरण से रिलेटेड, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहे, बहुत अच्छे खासे तरीके से आपके दिमाग में छप जाए। अगर आप चाहते हो मेरे बारे में और जानना, तो आप वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब इस ट्रिक को देखिए, ये आपके सामने ट्रिक दिख रही होगी, ये वाली ट्रिक। तो इस ट्रिक को समझने से पहले हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि जब हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ या हमारे राष्ट्र का एकीकरण हुआ, उससे पहले हमारे पूरे भारत देश में कितनी रियासतें हुआ करती थी। 565 रियासतें। ध्यान दीजिए, आज जो आप जिले, तहसील वगैरह ये सब देख रहे हो, ये उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे राज्य हुआ करते थे या रियासतें हुआ करती थी, और इन रियासतों के छोटे छोटे भाग जो थे उनको ठिकाने कहा जाता था, और केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे जहां पर डायरेक्टली अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो हमारे पूरे भारत देश में 565 रियासतें हुआ करती थी। इन 565 में से हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें हुआ करती थी? 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। अब एग्जाम में ये चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती है। जैसे हमारे राजस्थान एकीकरण का जो 7 चरण थे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि दूसरे चरण में कौन सी रियासत का विलय हुआ। तीसरा जो चरण था, उसमें कौन सी रियासत का विलय हुआ। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको सीधी सी बात यह है कि आपको रियासतों के नाम और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रियासत कौन से चरण में विलय के लिए आगे आती है। ये चीज़ें आपको एग्जैक्टली आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो हमने ये चीज़ याद करवाने के लिए यहाँ पर ट्रिक लाने की कोशिश की है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएगी आपको बहुत ही कम टाइम में। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, आपकी ये पूरी जो प्रॉब्लम है ये सोल्व होने वाली है बहुत अच्छे खासे तरीके से। देखिए, इन भाई साहब की शादी हो जाती है इन मोहतरमा से। ये थोड़ी सी फैशनेबल है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इन भाई साहब की शादी हो जाती है इस मोहतरमा से, और ये मोहतरमा थोड़ी सी क्या है कि थोड़ी ज़्यादा फैशनेबल है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लग रही हैं। तो इनकी थोड़ी सी क्या है, लड़ाइयाँ चलती है। और लड़ाई क्या होता है कि इन जो सीधी सी बात यह है कि वैवाहिक कपल खुश कैसे रहेगा जब पति काम करेगा बहुत ज़्यादा। आजकल तो यही हो रहा है, पति काम करेगा तो पत्नी खुश रहेगी घर का। तो ध्यान दीजिए, इन भाई साहब का नाम क्या है? कुशल बाबू। इनका कोई नाम नहीं है, आपको नाम कोई याद नहीं रखना है, गुमनाम है एक तरीके से, ठीक है। याद आपको रखना है, इनकी एक फ्रेंड है, ठीक है। इनकी एक फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? जोधा। ये इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और बहुत ज़्यादा एक पावरफुल वूमन मानी जाती है। कहाँ पर? उदयपुर में। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं उदयपुर के। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के रहने वाले हैं। इनकी जो फ्रेंड है वो भी कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। और अब देखो, समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों की शादी हुई है, कुशल बाबू इनका नाम है, ठीक है। इनके घर में, इन दोनों के घर में एक कॉपर की टंकी भी रखी हुई है। इन दोनों के घर में एक कॉपर की टंकी भी रखी हुई है। अब इनकी शर्त ये रहती है, कुशल बाबू से शर्त ये रहती है, अगर आप मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तो आपको घर का काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम थोड़ा सा अजीब है। अजीब क्या है? देखो, नींबू से आलू धोकर भरो। नींबू से आलू धोकर भरो। आपको पानी से नींबू नहीं धोने हैं, किससे धोने हैं? नींबू से धोने हैं। और कुशल बाबू ये कह रही हैं इनको कि और कुशल बाबू झाड़ू से कॉपर देखो क्या होता है। देखो, ऐसे कॉपर
इसका मतलब क्या होता है? तांबा, पता होगा आपको। पहले पुराने ज़माने में तांबा या कांसे के बर्तन हुआ करते थे, तो कांसे की जो कोठी भी हुआ करती थी। तो कॉपर की इनके घर में एक टंकी है या कोठी बोल दीजिए। तो तांबे की टंकी है, इनको साफ करना है। कुशल बाबू को सिर्फ 2 काम करने हैं। कुशल बाबू को सिर्फ 2 काम करने हैं। कौन से? नींबू से आलू धोकर भरो, और कुशल बाबू झाड़ू से कॉपर की टंकी साफ करो। ठीक है, सिर्फ 2 ही काम करने हैं। यहाँ से थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे खासी तरीके से 19 रियासतें और 3 ठिकाने आपके दिमाग में छपने वाले हैं, गारंटीड। ठीक है, नींबू से आलू धोकर भरो और कुशल बाबू झाड़ू से कॉपर की टंकी साफ करो। ये 2 काम करने हैं। कहाँ पर करने हैं ये काम? उदयपुर में। उदयपुर में तो ये रह रहे हैं। और कुशल बाबू से कहा जा रहा है कि अगर आप उदयपुर में ऐसा काम इतना भी काम कर देते हो तो जोधा जैसी बिक जाए। जोधा जैसी बिक जाए कहने का मतलब जोधा जैसी इतनी सुंदर लड़की भी इम्प्रेस हो जाएगी। इतना काम भी कर देते हो तो जोधा जैसी लड़की भी इम्प्रेस हो जाएगी सर जी। जोधा जैसी भी बिक जाएगी सर जी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कहने का मतलब ये मोहतरमा इनको काम बता रही है कुशल बाबू को। कुशल बाबू को काम क्या बता रही है? पहला काम तो ये कि नींबू से आलू धोकर भरो। दूसरा काम क्या है? और कुशल बाबू झाड़ू से कॉपर की टंकी साफ करो। नींबू से आलू धोकर भरो और झाड़ू से कॉपर की टंकी साफ करो। ठीक है, ये 2 काम है। कहाँ पर? उदयपुर में। और ऐसा काम अगर इतना भी काम कर देते हो तो जोधा जैसी बिक जाए सर जी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ काम में कहाँ आने वाली है, ध्यान दीजिए। नींबू से याद रहेगा नीम राणा। नींबू से क्या याद रहेगा? नीम राणा ठिकाना। ठीक है, यहाँ पे से और जो शब्द हैं ये साइलेंट रहने वाले हैं। से और जो और शब्द हैं ये साइलेंट रहने वाले हैं, बाकी सब के मीनिंग निकलने वाले हैं। आलू से याद रखोगे अलवर। ठीक है, धो से याद रखोगे धौलपुर। कर से याद रखोगे करौली। और भरो से याद रखोगे भरतपुर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ पर थी, कौन से चरण में थी। नींबू से आलू धोकर भरो। ठीक है, अगला देखिए कुशल। कुशल से हो जाएगा कुशलगढ़। बांस से हो जाएगा बांसवाड़ा। बू से हो जाएगा बूंदी। ठीक है, झा से हो जाएगा झालावाड़। मैंने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से नोट कीजिए आप। डू से हो जाएगा डूंगरपुर। एक सेकंड, डूंगरपुर। और को से हो जाएगा कोटा। प्र से हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, की से हो जाएगा किशनगढ़। टंकी से हो जाएगा टोंक। सेम साउंड आ रहा है ना, टंकी टोंक, टंकी टोंक। ठीक है, अब साफ करो और शाहपुरो। हमारे राजस्थान में बहुत सारी प्रॉब्लम ये से होती है, जैसे कानपुर है तो कानपुरो। ठीक है, शाहपुरा से शाहपुरो। और जैसे मान लीजिए माधोपुर को माधोपुरो कह देते हैं। इस तरीके से बोला जाता है, माधोपुरो, कानपुरो, शाहपुरो, इस तरीके से बोलते हैं। तो साफ करो शाहपुरो। सेम साउंड आ रहा है ना, शाहपुरो। साफ करो शाहपुरो, तो यहाँ से शाहपुरा हो जाएगा, शाहपुरा हो जाएगा, शाहपुरा। ठीक है, उदयपुर से हमारा उदयपुर हो ही गया, ये हमारा उदयपुर हो गया। जोधा से हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, जैसी से हो जाएगा जैसलमेर। बिक से हो जाएगा बीकानेर। सारी रियासतें आ चुकी हैं। जय से हो जाएगा जयपुर। सरजी से हो जाएगा सर से हो जाएगा सिरोही। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 19 रियासतें और 3 ठिकाने आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दिए हैं। 19 रियासतें और 3 ठिकाने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। ठिकाने कौन कौन से हैं? ठिकाने देखिए, ठिकाने ये रहे। एक तो रहा आपका नीमराना ठिकाना, और एक रहा आपका कुशलगढ़,
और इन दोनों के बीच में एक और है लावा के नाम से, लावा ठिकाना, जो कि जयपुर रियासत का ठिकाना हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, याद यही रखना है, छोटी सी बात याद रखनी है कि नींबू से आलू धोकर भरो। कुशल बाबू को ये काम बता रही हैं, नींबू से आलू धोकर भरो और झाड़ू से कॉपर की टंकी साफ करो। कहाँ पर रह रही है ये विवाहित जोड़ा, कहाँ पर रह रहा है? उदयपुर में रह रहा है। और अगर इतना भी काम कर देते तो जोधा जैसी बिक जाए। जोधा नाम की जो लड़की है वो ज़्यादा सुंदर है, वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी इतने से काम से ही। ठीक है, और लास्ट में इनको सम्मान दे के बुलाती हैं सर जी। पढ़ी लिखी है ना, एजुकेटेड है, तो सम्मान दे के ये बुलाती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की जो मेरी स्टाइल है ये देखना है आप। कॉपर, कॉपर वैसे इसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है कॉपर, लेकिन मैंने इन दोनों को कवर करने के लिए, कोटा और प्रतापगढ़ को कवर करने के लिए मैंने कॉपर इस तरीके से लिखा है, इसका ध्यान रखा जाए। और टंकी और टोंक इन दोनों का साउंड सेम आ रहा है, तो उस चीज़ को याद रखना। साफ करो और सापुरो इन दोनों का सेम साउंड आ रहा है, तो इसको याद रखने की कोशिश करना। और बाकी सब चीज़ें आप आसानी से कवर कर सकते हो, जैसे नींबू से निमराना हो जाएगा, आलू से अलवर, धो से धौलपुर, कर से करौली, भरो से भरतपुर, कुशल से कुशलगढ़, बाँस से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, बाबू कुशल बाबू। ठीक है, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, की से किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़ और शाहपुरा ये दोनों छोटी रियासतें थी। टंकी से हो जाएगा टोंक, साफ करो शाहपुरा, उदयपुर, जोधपुर। ठीक है, जैसलमेर, बिग से बीकानेर, जाय से जयपुर और सरजी से सर्र से शिरोई। 19 रियासतें, 3 ठिकाने आपके सामने हैं। अब आपके चरण याद करने की देखो कितनी आसान तरीके से आप इनको चरणों को याद रख सकते हो फटाफट। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। और अब देखो आपके चरण किस तरीके से कंप्लीट होते हैं। पहला चरण, ये रहा आपका पहला चरण, हमारे राजस्थान एकीकरण का पहला चरण ये रहा। पहले चरण में एक अपना ठिकाना था नीमराणा, बाकी थे हमारे पास 4 रियासतें, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर। ठीक है, एक आपका ठिकाना हो गया, ये हो गया आपका पहला चरण। दूसरे चरण में देखिए, ये रहा आपका दूसरा चरण। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा चरण, सेकंड। अगर मैं दूसरे चरण में अगर मैं उदयपुर भी काउंट कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं, तो ये रहा आपका तीसरा चरण। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है समझना। ये रहा आपका अलग से पहला चरण, ये रहा आपका दूसरा चरण। ठीक है, इस दूसरे चरण में 9 रियासतें होती है, 9 रियासतें होती है और एक ठिकाना होता है। अगर इसमें मैं उदयपुर भी ऐड कर लूं, दूसरे चरण में अगर मैं उदयपुर भी ऐड कर लेता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा तीसरा चरण। ठीक है, तीसरे चरण में अगर मैं 4 बड़ी रियासतें और ऐड कर लूं, कौन सी? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर, तो हमारे पास बन जाएगा चौथा चरण, फोर्थ। ठीक है, चौथे चरण में अगर मैं पहला चरण और ऐड कर लूं, कौन सा? ये रहा अपना पहला और ये रहा अपने पास चौथा चरण। ठीक है, ये रहा अपने पास चौथा चरण। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो ये रहा हमारे पास पांचवा चरण, फिफ्थ। ये रहा हमारे पास पांचवा चरण। 5 को मैं कैसे लिखूंगा? 1 + 4। ठीक है, 1 + 4। ये रहा अपने पास पहला, ये रहा अपने पास चौथा। एक और चौथे चरण को जोड़ दो, पांचवा चरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, पांचवें चरण में अगर मैं सरजी या सिरोही को और ऐड कर दूं, पांचवें चरण में अगर मैं सिरोही को और ऐड कर दूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा? छठवां चरण। ठीक है, छठवां चरण। सातवें चरण में क्या याद रखोगे? सिरोही का थोड़ा सा हिस्सा आबू और देलवाड़ा हमने बंबई प्रांत को दे दिया था, वो हमने वापस ले लिया था 7वें चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। ठीक है, ये हो गया आपके 7 चरण। दोबारा से मैं बता देता हूँ,
ये पहला चरण, ये दूसरा चरण हो जाता है। दूसरे चरण में उदयपुर ऐड कर दोगे तो तीसरा हो जाएगा। तीसरे में अगर आप 4 बड़ी रियासतें और ऐड कर दोगे, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर, तो चौथा चरण। चौथे चरण में अगर आप पहला चरण और ऐड कर दोगे तो 5वां बनेगा, और 5वें में अगर आप सिरोही और ऐड कर दोगे तो 6वां। बस इतना सा ही आपका राजस्थान एकीकरण है। सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। अब देखो, इनके नाम याद रखने की कोशिश करेंगे, इनके नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। ये रहा अपने पास पहला चरण। पहले चरण में जो संघ बनता है उसको मत्स्य संघ कहा जाता है। पहले चरण का जो संघ बनता है उसको मत्स्य संघ कहा जाता है। उसके बाद में जो संघ बनता है उसको राजस्थान संघ कहेंगे। राजस्थान संघ के बाद में उसको संयुक्त राजस्थान कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में वृहद राजस्थान कहेंगे, और वृहद राजस्थान के बाद में संयुक्त वृहद राजस्थान कहेंगे। और लास्ट में अपना जब संविधान लागू होगा, कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम पे इस भूभाग का, इस प्रदेश का नया नाम क्या दिया जाएगा? राजस्थान। पहली बार राजस्थान दिया जाएगा हमारे संविधान में। और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को इसका जो हमारा वर्तमान राजस्थान है ये इस स्वरूप में आ जाता है, ठीक है। पहले मत्स्य संघ, उसके बाद में राजस्थान संघ, राजस्थान संघ के बाद में संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के बाद में वृहद राजस्थान, और वृहद राजस्थान के बाद में संयुक्त वृहद राजस्थान, और संयुक्त वृहद राजस्थान के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में अपना वर्तमान राजस्थान, ठीक है। इतना समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से मैं बताता हूँ। देखो, दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इनकी डेट याद रखने की कोशिश करो, पहले इनकी डेट याद रखने की कोशिश करो। देखो, 1948 में 3 चरण आते हैं। 1948 में 3 चरण आते हैं। तीनों की डेट क्या है? 18, 25, 18। सिंपल सी बात है, 18, 25, 18। 1948 में 3 चरण है, 18, 25, 18। 2 मार्च में है, 2 मार्च में है, 1 अप्रैल में है, ठीक है। 18, 25, 18, मार्च 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 अप्रैल, 1948, 1948, 1948, ठीक है। 1948 में 3 डेट हैं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। 1-2 बार रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएगा। अगला देखिए 1949। 1949 में 2 डेट हैं, एक 30, एक उसकी आधी 15। एक 30, उसकी आधी 15, ठीक है। एक मार्च में है और एक मई में है। कहने का मतलब अप्रैल नहीं है। इन दोनों में तो जस्ट अगले वाला है, जैसे मार्च मार्च, मार्च का अगला अप्रैल, लेकिन यहाँ पर अप्रैल नहीं है, अगला क्या है? मई। सीधी सी बात है। 1949 में 2 हैं, 30, उसका आधा 15, और यहाँ पर मार्च है तो यहाँ पर मई है, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, और इसके बाद में 1 नवंबर 1956 जब हमारे राज्य में पुनर्गठन आयोग आता है। पुनर्गठन आयोग आता है, जो चीज़ें हमने बम्बई प्रांत को दी थी वो वापस आ जाती है। मध्य प्रदेश को कुछ हिस्सा दिया जाता है, मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा वापस लिया जाता है। अजमेर मेरवाड़ा जो भूभाग रह जाता है उसको भी ऐड किया जाता है 7वें चरण में। ये फटाफट आंख बंद करके इसको रिकॉल करने की कोशिश करो। 1948 में 3 चरण होते हैं। डेट कौन कौन सी है? 18, 25, 18। इसके बाद में मार्च मार्च मार्च, ठीक है। 18, 25, 18 दोनों सेम है, और 18, 25, 18 2 मार्च में है, 1 अप्रैल में है, अगले महीने। 1948 में 3 डेट। अगला 1949, अगले साल 1949 में 2 डेट हैं, 30 और उसकी आधी 15, एक मार्च में और एक मई में। 5 याद हो गई होगी। 6वीं याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जब संविधान लागू होता है, और अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। दोबारा से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो, मत्स्य संघ पहले चरण में जब हमने 4 रियासतें और 1 ठिकाने का विलय किया, तो इस टाइम पे इस जो जगह था, जो संघ बना था, इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ अभी मैं आगे बताऊंगा किसकी सिफारिशों के आधार पर ये नाम रखा गया था। के एम मुंशी जी के
जो अपने सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, ट्रिक हमने आपको बताई, नींबू से आलू धोकर भरो। पहले चरण में जितनी भी रियासतें थी उनको याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी, नींबू से आलू धोकर भरो। नींबू से हो जाएगा नीमराना ठिकाना, ठीक है, से यहाँ पर साइलेंट रहेगा। आलू से अलवर, धो से धौलपुर, कर से करौली और भरो से भरतपुर। अगला देखिए राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में हमने आपको बताया था 9 रियासतें एक ठिकाना था, 9 रियासतें और एक ठिकाना था। कुशल से हो जाएगा कुशलगढ़, कुशल से कुशलगढ़। बाँ से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, से यहाँ पर साइलेंट रहेगा। को से हो जाएगा कोटा, प्र से प्रतापगढ़, की से किशनगढ़, टंकी से टोंक और साफ करो से शाहपुरा। 9 रियासतें और एक ठिकाना यहाँ पर विलय होता है। ध्यान दीजिए, मत्स्य संघ और राजस्थान संघ का कोई लेना देना नहीं है, वो रियासतें अलग थी, ये रियासतें अलग हैं। अगला देखिए संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में कोई ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं है। राजस्थान संघ में सिर्फ उदयपुर जोड़ा गया है। राजस्थान संघ में इन सभी रियासतों में, 9 रियासतों में एक रियासत और जोड़ दी, कौन सी? उदयपुर। बस तीसरा चरण इतना सही है। ठीक है, संयुक्त राजस्थान। वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान में भी ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं है, सिर्फ 4 बड़ी रियासतें आती है। ठीक है, संयुक्त जो राजस्थान था, संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें आती है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। जोधा जैसी बिक जाए, जोधा जैसी बिक जाए। ये लावा ठिकाना नहीं है, इसको यहाँ पर नज़रअंदाज कर दीजिए। 4 रियासतें और आ जाएंगी तो यहाँ से ये अपना आपका चौथा चरण हो जाएगा। 5वें चरण में क्या है कि ये जो चौथा चरण है, ये जो चौथा चरण है, इस चौथे चरण में पहला चरण और ऐड कर दो। चौथे चरण में पहला चरण और ऐड कर दो, आपका 5वां चरण बन जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान में पहला चरण और ऐड कर दो, चौथे चरण में पहला चरण, चौथे चरण में पहला चरण, बस। ठीक है, 14 रियासतें, 14 रियासतें और 4 रियासतें, 14 और 4 18। एक रियासत और बढ़ जाती है आपकी सिरोही, जो कि 6वें चरण में आती है, जो कि 6वें चरण में आती है। यहाँ पर 5वें चरण में आपकी 18 रियासतें और 2 ठिकाने यहाँ पर विलय के लिए आगे आ जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं। इसका नाम रखा जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान। जब हमारा संविधान लागू होता है, 6वां चरण उस टाइम पे लागू होता है, निर्माण होता है 6वें चरण का, तो यहाँ पर संयुक्त वृहद राजस्थान, इसमें सिरोही को मिला दिया जाता है। 6वें चरण में सिरोही को मिला दिया जाता है। ध्यान दीजिए, सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा जो तहसीलें थी, ये राजस्थान में नहीं मिलाई जाती है। सिरोही के 2 टुकड़े किए जाते हैं, एक टुकड़ा गुजरात, इसको बम्बई प्रांत को दे दिया जाता है, और जो बचा हुआ जो नवासी गांव है वो हमारे राजस्थान में मिला दिए जाते हैं 6वें चरण में। ठीक है, इनको बहुत डिटेल में समझाएंगे हम, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको आगे जाके समझाने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही ऐड कर दिया तो ये आपका 6वां चरण बन गया। 7वें चरण में क्या था कि जो हमने आबू और देलवाड़ा जो बम्बई प्रांत को दिया था, इसको वापस हमने मिला लिया राजस्थान में। 7वें चरण में जो हमारा वर्तमान राजस्थान है उसकी हम बात कर रहे हैं। 7वां चरण, 7वें चरण में जो हमने जो आबू और देलवाड़ा जो तहसीलें हमने बम्बई प्रांत को दे दी थी, वो वापस हमने 7वें चरण में अपने राजस्थान में मिला ली। साथ ही हमने क्या किया कि मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा का जो क्षेत्र था, इसको वापस राजस्थान में मिला दिया। वापस कहने का मतलब, वापस का मतलब ये है कि ये मध्य प्रदेश की जो मंदसौर तहसील थी, मध्य प्रदेश की मंदसौर तहसील थी, उस तहसील से ये सुनेल टप्पा बहुत दूर पड़ता था, तो यहाँ से इसको राजस्थान में मिला दिया गया। और राजस्थान का जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था, इस सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया जाता है। कुछ भूभाग मध्य प्रदेश से लिया और कुछ भूभाग हमने मध्य प्रदेश को दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे 7 चरण थे। बहुत आसान तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है, बहुत आसान भाषा में, और धीरे धीरे हमने समझाने की कोशिश की है। 2-3 बार इनको रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। बहुत ईजी है, अगर आप इसको दिमाग से पढ़ने की कोशिश करो तो बहुत ईजी है भाई साहब, बहुत इतना सिंपल कर दिया है मैंने, इतना सिंपल कर दिया है कि आपको दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत ही नहीं है।
ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, दूसरे चरण में उदयपुर जोड़ दो तीसरा, और चार रियासतें और जोड़ दो तो चौथा, चौथे में पहला जोड़ दो पांचवा, पांचवें में एक सिरोही जोड़ दो छठवा, ठीक है, और सातवें में जो जो बच जाता है, जो सिरोही का जो हिस्सा हमने बम्बई को दे दिया था वो हमारा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखिए 1948 में 1948 में 3 डेट हैं, 18, 25, 18, ठीक है, 2 मार्च में 1 अप्रैल में। तो 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, फिर 25 बोला है तो 25 मार्च 1948, और फिर अप्रैल बोला है तो 18 अप्रैल 1948। 1949 में 2 डेट हैं, 1949 में क्या है 2 डेट हैं, ठीक है, एक 30 है तो दूसरी 15 है, एक मार्च में दूसरी मई में है। बस एक हमारे संविधान जब लागू होता है वो छठवां, और एक जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग आता है 1 नवंबर 1956, जो अपना 7वां चरण था, अपना लास्ट चरण था। बहुत सिंपल है। पहले मत्स्य संघ आएगा, उसके बाद में राजस्थान संघ आएगा। राजस्थान संघ में अगर उदयपुर जोड़ दोगे संयुक्त राजस्थान बन जाएगा। संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें जोड़ दोगे तो वृहद राजस्थान में अगर आप मत्स्य संघ और जोड़ दोगे, ठीक है, चौथे चरण में पहला चरण जोड़ दोगे तो संयुक्त वृहद बन जाएगा। और ये वर्तमान आप सिरोही जोड़ दोगे तो जो अपना राजस्थान बन जाएगा, और सिरोही का जो बच गया तो हिस्सा बच गया था वो जोड़ दोगे तो वापस जोड़ दोगे तो वर्तमान राजस्थान बन जाएगा। इतना सिंपल है। आपके सामने डेट भी हमने बताई है, ये भी हमने बताया, ये भी सारा चीज़ बताई है। बहुत सिंपल था, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। ये स्लाइड और पढ़ लेते हैं। इसके बाद में हमने देखिए बहुत अच्छे खासे तरीके से हमने स्टोरी फॉर्म में इस वीडियो को समझाने की, इस पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश की है, जो कि हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आज हम ये स्लाइड पढ़ लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि कौन से चरण में कौन राज प्रमुख रहता है, उपराज प्रमुख कौन रहता है, प्रधानमंत्री कौन बनता है, उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखो 1948 में 3 चरण, 18, 25, 18। पहला बनता है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 बड़ी रियासतें होती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना होता है नीमराणा। तो इनका जब निर्माण किया जाता है तो उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है एन.वी. गाडगिल के द्वारा। एन.वी. गाडगिल कौन होते हैं? ये हमारे भारत सरकार के मंत्री होते हैं, जिनके पास ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के अलावा ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी और खनन, ये 3 विभागों के ये मंत्री हुआ करते थे एन.वी. गाडगिल। एन.वी. गाडगिल के द्वारा दोनों चरणों का उद्घाटन किया जाता है, मत्स्य संघ और राजस्थान संघ। ये 7 दिन बाद में इसका उद्घाटन होता है राजस्थान संघ का, +7, 18 तारीख फिर 25 तारीख, ठीक है, 7 दिन बाद में दोनों का उद्घाटन किया जाता है। एक ही आदमी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है एन.वी. गाडगिल के द्वारा, ठीक है। उद्घाटनकर्ता याद होंगे। आगे देखिए, राजधानी रखी जाएगी यहाँ पर अलवर। पहले चरण में राजधानी रखी जाएगी अलवर, ठीक है। और अगला जो आएगा हमारे पास, दूसरा चरण राजस्थान संघ, उसमें राजधानी को बदल दिया जाता है कहाँ पर? कोटा में। उसमें राजधानी को बदल दिया जाता है कोटा में। ध्यान दीजिए, ये चीज़ मैंने बोल दी है गलत। क्यों बोल दी है? पहले चरण का दूसरे चरण से कोई लेना देना नहीं है। ये भूभाग अलग है, मत्स्य संघ का भूभाग अलग है, राजस्थान संघ का भूभाग अलग है। अभी मैंने आपको समझाया इधर, इसमें 4 बड़ी रियासतें हैं और एक ठिकाना है, उसका भूभाग अलग है। दूसरे चरण में भूभाग अलग है, अलग रियासतें हैं, अलग ठिकाने हैं। तो यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है, ठीक, ये जो राजधानी है वो चेंज नहीं की गई है, इसका सिस्टम ही अलग है, ठीक है। यहाँ पर रियासतें थी आपके पास कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो राजधानी रख दी गई अलवर, और यहाँ पर राजधानी रख दी गई कोटा। 9 बड़ी रियासतें थी, छोटी रियासतें थी, 9 रियासतें थी ना यहाँ पर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, प्रतापगढ़, हाड़ौती वाली हो गई, वागड़ वाली हो गई, शाहपुरा, किशनपुर 2 छोटी रियासतें हो जाती है, टोंक हो जाती है मुस्लिम रियासत। तो वहाँ पर राजधानी रखी जाती है कोटा को। अगला देखिए, राज प्रमुख यहाँ पर रखा जाता है उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के शासक थे? धौलपुर के। उदयभान सिंह कहाँ के रहने वाले थे? धौलपुर के। और यहाँ पर राज प्रमुख इनको रखा जाता है माराव
भीम सिंह जो कि कोटा के शासक थे, महाराव भीम सिंह जो कि कोटा के शासक थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री रखा जाता है शोभाराम कुमावत जी को, शोभाराम कुमावत को यहाँ पर प्रधानमंत्री रखा जाता है, जबकि यहाँ पर प्रधानमंत्री रखा जाता है गोकुल लाल असावा को। गोकुल लाल असावा ये शाहपुरा के प्रधानमंत्री थे, शाहपुरा के शासक नहीं थे गोकुल लाल असावा। कौन थे? शाहपुरा के ये प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। ठीक है, तो राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री रखा जाएगा शाहपुरा के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को, और यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको रखा जाएगा? शोभाराम कुमावत को। अगला देखिए, तीसरा चरण आ जाता है हमारे पास संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर उदयपुर का विलय होता है, राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब उदयपुर का विलय किया जाता है, सबसे बड़ी रियासत है, तो सबसे बड़ी रियासत को मिलाने के लिए बहुत सारे लालच दिए जाएंगे, और लालच देने में ये था, शर्तें क्या थी कि हमारी ही तो रियासत होनी, वो अपने राजधानी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी ही राजधानी होनी चाहिए, हमारा ही राज प्रमुख होना चाहिए, और हमारा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान संघ में उदयपुर मिलता है, राजस्थान संघ में जैसे ही उदयपुर मिलता है तो सारी चीज़ें उदयपुर की हो जाती है। उद्घाटनकर्ता कौन है? जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ी रियासत है। इतनी बड़ी रियासत है तो जब विलय होगा तो इसका उद्घाटन करने के लिए बड़े आदमी को आना पड़ेगा। हमारा जो रियासती विभाग स्थापित हुआ था, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रियासती विभाग जब स्थापित हुआ था तो अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है, और वीपी मेनन को यहाँ पर सचिव बनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर आते हैं उदयपुर में, और उदयपुर में ही इसे संयुक्त राजस्थान का गठन किया जाता है, इसका उद्घाटन किया जाता है। और राजधानी कहाँ पर रखी जाती है? उदयपुर में रखी जाती है। राज प्रमुख कहाँ का रखा जाता है? भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे, मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। और प्रधानमंत्री किसको रखा जाता है? मेवाड़ के रहने वाले माणिक्यलाल वर्मा जी को। आपको पता होगा कि प्रजामंडल जब आंदोलन चल रहे थे तो मेवाड़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी। हालांकि विजय सिंह पथिक भी थे बिजोलिया किसान आंदोलन में, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा जी ने भी बहुत अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान में क्या होगा कि जो ये संयुक्त राजस्थान था, इस संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें और आ जाती हैं। बहुत अच्छे खासे तरीके से समझाऊंगा। ये तो सिर्फ चार्ट समझा रहा हूँ आपको, ताकि अगर आपने पहले पढ़ रखा है या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी है तो आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाए बहुत अच्छे खासे तरीके में, और डायरेक्टली भी आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं होती है यहाँ पर। देखिए, समझाने वाली चीज़ तो है ही नहीं, समझाने वाली चीज़ तो है ही नहीं। हालांकि थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो थ्योरी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे बहुत अच्छे खासे तरीके से। तो 4 बड़ी रियासतें आती है, जयपुर आता है, जोधपुर आता है, और जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, हालांकि जैसलमेर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये 4 बड़ी रियासतें मानी जाती है एक तरीके से, क्योंकि जैसलमेर जोधपुर के इशारे पे काम कर रहा था कि जो जैसे जोधपुर करेगा वैसे ही मैं करूँगा जैसलमेर। तो जोधपुर आते ही जैसलमेर भी इसके साथ साथ आ जाता है। उदयपुर आ ही गया था, यहाँ पर 4 बड़ी रियासतें और आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर राजधानी चेंज हो जाएगी, राजधानी चेंज हो जाएगी। पहले उदयपुर थी, अब कहाँ चली जाएगी? जयपुर चली जाएगी। और यहाँ पर राज प्रमुख बनने पे हो जाती है लड़ाई, राज प्रमुख बनने में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि राज प्रमुख पहले से कौन बन के बैठे हैं? महाराणा भूपाल सिंह बन के बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको खुश करने के लिए राज प्रमुख, इन भूपाल सिंह को खुश करने के लिए इनको बना दिया जाता है महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। ठीक है, और यहाँ पर जो नए शासक हैं कौन? जयपुर के मान सिंह द्वितीय, इनको बना दिया जाएगा राज प्रमुख। 2 पोस्ट बनाई जाती है, महाराज प्रमुख और राज प्रमुख। पहले सिर्फ राज प्रमुख हुआ करते थे, जैसे ही जयपुर का विलय होता है तो यहाँ पर महाराज प्रमुख बन जाएगा और एक राज प्रमुख बन जाएगा। राजधानी चेंज हो गई, जयपुर आ गई हमारी। और उद्घाटनकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकरण में बहुत अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। एक तरीके से ये जनक हैं इस चीज़ के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 4 बड़ी रियासत आती है। 4 बड़ी रियासत आने के बाद में अब सिर्फ एक रियासत बची है। मत्स्य संघ हमारा अलग हो चुका है एकीकृत होके, और ये पूरा जो बाकी का भूभाग है राजस्थान का, वो अलग हो चुका है चौथे चरण में। कहने का मतलब कंप्लीट, सिर्फ एक रियासत को छोड़कर पूरा कंप्लीट एकीकृत हो चुका है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आते हैं और उद्घाटन करते हैं इसका। ठीक है, महाराज प्रमुख हो गया, राज प्रमुख हो गया। प्रधानमंत्री जो हमारे राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं कौन?
हीरालाल शास्त्री जोबनेर कस्बे के रहने वाले हैं। अगला देखिए, अब देखिए, जब मेवाड़ का जब विलय हुआ था तो यहाँ पर ये वादा किया गया था इनसे कि आपको वंशानुगत आपको महाराज प्रमुख या ये राज प्रमुख है वो आपको बना के रखा जाएगा, आपकी पीढ़ियाँ भी राज प्रमुख ही बन के रहेंगी। तब जाके ये मेवाड़ की जो इतनी बड़ी रियासत है, जो अपना सम्मान है, उस सम्मान को इन्होंने थोड़ा सा ऐसे करके कि चलो ठीक है हम राजस्थान के साथ मिल जाते हैं। वरना इन्होंने ये कहा था कि भाई हम बहुत सालों से बहुत दशकों से हम स्वतंत्र रहते आए हैं, तो अब हम राजस्थान के साथ मिलकर अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहते। तो फिर इनको बहुत सारे लालच दिए जाते हैं। वही लालच मैंने आपको बता दिए कि आपको राज प्रमुख बना दिया जाएगा, आपकी राजधानी रखी जाएगी, आपको जो प्रधानमंत्री है वो भी यहीं का रखा जाएगा, सब चीज़ें आपकी रखी जाएंगी। ठीक है, फिर जयपुर आता है तो जयपुर आने के बाद में राजधानी वगैरह सब चेंज हो जाती हैं। हालांकि महाराज को जो भोपाल सिंह थे, भोपाल सिंह को यहाँ पर महाराज प्रमुख बनाया जाता है। अब यहाँ पर महाराज प्रमुख कौन रहेंगे? अब महाराज प्रमुख चेंज नहीं होने वाले हैं। क्या कौन रहेंगे? देखिए, ये रहे महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, कोई चेंज नहीं है। कब तक चेंज नहीं है? जब तक 1 नवंबर 1956 नहीं आ जाता। यहाँ पर आते ही महाराज प्रमुख या राज प्रमुख का जो सिस्टम हुआ करता था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह फिर राज्यपाल का पद आ गया था। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, यहाँ पर भी तो वही था, मान सिंह द्वितीय। महाराज प्रमुख कौन सा था? भोपाल सिंह। यहाँ पर भी सब में भोपाल सिंह है, कोई चेंज नहीं है, ये चीज़ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। राजधानी भी कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदयपुर थी, उदयपुर के बाद में जयपुर होती है और जयपुर ही रहती है। फिर इसकी भी शर्तें थी, जयपुर को राजधानी रखने की शर्तें थी कि एक तो पहले तो ये राजस्थान के बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है और ये दिल्ली के नज़दीक पड़ता है, अपनी जो भारत की राजधानी है उसके नज़दीक पड़ता है। तो जयपुर की राजधानी फिर एक बार बनने के बाद में उसको वापस हटाया नहीं गया। तो राजधानी भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर महाराज प्रमुख राज प्रमुख याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी इसी में है। उद्घाटनकर्ता की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? देखिए, चेंज भी कुछ नहीं हो रहा है। हीरालाल शास्त्री यहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको ये चीज़ एक ही है, सेम, ये तीनों एक ही हैं, सिर्फ लिखा गया है। ठीक है, इनको दिमाग में रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। एक बार एक चीज़ ये जो याद हो गई वो सेम है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल थी। अगर आपको इन 1-2 बार पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये स्टोर हो जाएगी। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करके हमें बता सकते हैं। और आप इस दूसरे वीडियो को, जो हमारा पार्ट नंबर 2 है, बहुत अच्छे खासे तरीके से हमने थ्योरी के माध्यम से ये चैप्टर समझाने की कोशिश की है, अच्छी भाषा में। ठीक है, बहुत ही आराम से। तो इस वीडियो को, इस जो अपना अगला पार्ट है उस पार्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि क्वेश्चंस जैसे 60% के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 40% जो क्वेश्चन आएंगे, जो डीपली क्वेश्चन आएंगे, वो आपके सेकंड पार्ट से आएंगे। तो सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।